हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 31 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 5 फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, कोर्स कोड BP402T, जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ये हमारे यूनिट 5 का पार्ट 2 वीडियो है, जहां हम नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स इत्यादि के ऊपर एमसीक्यूज को उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएं। मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट आर ओपियाइड एनाल्जेसिक्स? रेंडर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ बॉडी insensitive टू पेन. Next option is render the full body of the patient insensitive to pain, render a specific CNS of the body insensitive to pain, or render insensitive to pain by बाइंडिंग टू द ओपियाइड रिसेप्टर्स। ओपियाइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के CNS या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इत्यादि पर पाए जाते हैं। ओपियाइड एनाल्जेसिक्स इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करके व्यक्ति को पेन की जो फीलिंग हो रही है, जो दर्द की फीलिंग है, उससे उसे मुक्ति दिलाते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज रेंडर इनसेंसिटिव टू पेन बाय बाइंडिंग टू द ओपियाइड रिसेप्टर्स। एनाल्जेसिक्स को हम पेन किलर्स के नाम से भी जानते हैं। ये ओपियाइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं और जो पेन की जो फीलिंग का जो थ्रेशोल्ड है, लेवल है, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो टाइम है, टाइम इंक्रीज करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा पेशेंट है उसका परसेप्शन ऐसा होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी प्रकार का कोई पेन नहीं हो रहा है, तो पेन से उसे मुक्ति मिलती है, और इसलिए ये काफ़ी पावरफुल एनाल्जेसिक्स के रूप में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल ओपियाइड्स? इनमें से कौन सा नेचुरली पाए जाने वाला ओपियाइड एनाल्जेसिक्स है? आपके ऑप्शन है फेंटानाइल, ऑक्सीकोडॉन, कोडीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे ओपियाइड हैं, जिनको ओपियाइड्स हम बोल रहे हैं, वो पोपी प्लांट से पाए जाते हैं, और इनमें एक खास बात ये होती है कि दो जो सबसे नेचुरल ओपियाइड्स हैं वो है हमारे मॉर्फिन एंड कोडीन। इन्हीं से फिर आगे चल करके और ढेर सारी ड्रग्स इनके स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके या इनमें थोड़े बहुत बदलाव करके हम लोग सेमी सिंथेटिक या फुल्ली सिंथेटिक ड्रग्स का जो है प्रोडक्शन करते हैं। बट कोडीन एंड मॉर्फिन्स आर द नेचुरल ड्रग्स जो कि ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द ओपियम पोपी, और इन्हीं को हम लोग नेचुरल ओपियाइड्स के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमी सिंथेटिक ओपियाइड्स? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेमी सिंथेटिक ओपियाइड्स है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीकोडॉन, डाईएसिटाइल मॉर्फिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो हाइड्रोमॉर्फोन है, ऑक्सीकोडोन है या डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, ये सब के सब जो है वो सेमी सिंथेटिक ओपियाइड्स हैं, जो कि मॉर्फिन या कोडीन के स्ट्रक्चर्स में बदलाव करके ही प्राप्त किए जा रहे हैं, छोटे मोटे बदलाव करके, और इन बदलावों से इनकी पोटेंसी बढ़ जाती है, इनकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, इसीलिए इन्हें हम लोग सेमी सिंथेटिक ओपियाइड्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फुल्ली सिंथेटिक ओपियाइड्स? कुछ ओपियाइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे नेचुरली अकरिंग ओपियाइड्स के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके, उनकी बाइंडिंग इत्यादि या उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ध्यान में रख करके हम लोग फुल्ली सिंथेसिस बनाते हैं, यानी वो किसी तरीके से प्लांट से हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके कौन से हैं ऑप्शंस? ऑप्शंस हैं आपके कोडीन, मेथाडोन, फेंटानाइल या फिर बोथ बी एंड सी। तो मेथाडोन और फेंटानाइल ये दोनों ही जो है फुल्ली सिंथेटिक ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के अंतर्गत आते हैं। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। इनको हम लोगों ने लैबोरेटरीज में ही बनाया है खुद से ही, और इनके सिंथेसिस करके हमें प्राप्त करते हैं, इन्हें हम प्लांट से प्राप्त नहीं करते, और जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उनको मिमिक करके इनकी प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है और इस स्ट्रक्चर को आपको देख करके बताना है कि ये किस ड्रग का स्ट्रक्चर है, या इस स्ट्रक्चर की मॉइटीज़ या इससे रिलेटेड ड्रग्स को हम किन से रिलेट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको एक फिनोलिक ग्रुप देखने को मिल रहा है, एक आपको साइक्लो एल्किन टाइप का और एल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिल रहा है, एक हमारे पिपरिडीन रिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ एक फ्यूरॉन रिंग भी देखने को मिल रही है। ये सब कुछ आपस में फ्यूज्ड है, और इसी रिंग सिस्टम को हम लोग मॉर्फिन रिंग सिस्टम के साथ जानते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। और डाई मॉर्फिन जो होती है वो एक डाईएसिटाइल डेरिवेटिव है मॉर्फिन का, जहाँ पर हम लोग ये OH ग्रुप्स जो हैं इनका स्टाइलेशन कर देते हैं। और जो कोडीन है वो एक मॉर्फिन का ही ग्रुप है, एक डेरिवेटिव है, जहाँ पर हम लोग फिनोलिक जो ग्रुप है ये वाला, इसमें से हम लोग जो है इसका मिथाइलेशन करते हैं और जो हमें कोडीन प्राप्त हो जाती है। थायाबीन जो है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि एक रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है मॉर्फिन जैसा, बट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज morphine, so B will be the right answer. Next question is,
इन मॉर्फिन व्हाट इंटरेक्शंस आर इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ फिनॉल ग्रुप टू द टारगेट बाइंडिंग साइट। जो आपको OH ग्रुप हमने दिखाया जो कि फिनॉलिक ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है स्ट्रक्चर में, वही बाइंडिंग साइट्स के साथ जुड़ने में मदद करता है। बट किस इंटरेक्शन के द्वारा? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस, आयनिक इंटरेक्शंस, वल्डर वॉल बाइंडिंग इंटरेक्शंस, या फिर यहाँ पर इस ग्रुप का कोई रोल नहीं होता बाइंडिंग में। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि बाइंडिंग जो है वो कराता है OH ग्रुप, जो हमारा फिनॉलिक ग्रुप है वही। लेकिन ये जो बॉन्डिंग होती है टारगेट बाइंडिंग साइट्स के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस के साथ होती है। बात हो रही है इस फिनॉलिक ग्रुप की, और ये जो फिनॉलिक ग्रुप है यही हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस करके, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की तरह भी काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की तरीके से भी काम करता है। इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस करके बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ने में मदद करता है। अगर इस OH ग्रुप को या इस फिनॉलिक ग्रुप को हम लोग हटाते हैं यहाँ से, तो जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है ड्रग की। ये एज पर द शॉर्ट स्टडी ये भी हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आप पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में आपको बताया था कि यहाँ पर जो फिनॉलिक ग्रुप है, अगर उस OH ग्रुप में से H को रिप्लेस करके उसका मिथाइलेशन कर देते हैं, तो जो ड्रग का स्ट्रक्चर बन करके हमें मिलता है वो होता है कोडीन का। ये कोडीन एज अ एक प्रो ड्रग के तरीके से कार्य करती है। ये शरीर के अंदर जाने के बाद ये मिथाइलेटेड ग्रुप जो है, जो मिथाइल है, वो हट जाता है, वापस से यहाँ पे OH ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, और ये मॉर्फिन में कन्वर्ट होकर के अपना एक्शन जो है वो शो करा देती है। तो ये जो कोडीन होती है वो मॉर्फिन की एक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं इसको, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कोडीन का ही है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज कोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडीन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोडीन एक एनाल्जेसिक होती है, ये अपने आप में भी एक प्रश्न है, लेकिन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हैं, पहला स्टेटमेंट है द स्ट्रक्चर इज अ वीकर एनाल्जेसिक देन मॉर्फिन। ये सही बात है, क्योंकि मॉर्फिन सीधे अपना एक्शन शो कर रही है और कोडीन को पहले मॉर्फिन में कन्वर्ट होकर के अपना एक्शन शो कर रही है, तो उसका एनाल्जेसिक पावर थोड़ी सी कम है। दूसरा, ये इट इज़ एक्ट एज अ प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये एज अ प्रोडक्ट काम करती है, यानी ये बात भी सही है। द स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड टू मॉर्फिन इन द ब्रेन, ये बात गलत है, मॉर्फिन ब्रेन में जाकर के कन्वर्ट नहीं होती। नेक्स्ट, द मिथाइल ग्रुप मास्क एन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग ग्रुप, ये भी बात सही है, क्योंकि अभी हमने कहा जो बाइंडिंग ग्रुप है वो हमारा फिनॉलिक OH ग्रुप है, और उसको ये मास्क कर देती है, एंड देन उसके बाद फिर इसीलिए थोड़ी सी एक्टिविटी जो है इसकी कम हो जाती है। सो जो सी है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसीलिए जो सी स्टेटमेंट है गलत है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही चुनना था। द स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड टू मॉर्फिन इन द ब्रेन विल बी द राइट आंसर। कोडीन जो है वो एक प्रोडक्ट की तरीके से काम करती है और लीवर में जाकर के टूटती है। अगर अच्छा, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कहाँ पर जाके कन्वर्ट हो रही है, या इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है, कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है, तो आप समझिएगा लीवर में होता है। ये एक वीकर एनाल्जेसिक होती है देन द मॉर्फिन, और इसका 20% जो है वो मॉर्फिन में कन्वर्ट होता है, बाकी सब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। ये खुद एक इनएक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बाइंडिंग साइट है उसको हम लोग मास्क करते हैं, दैट इज फिनॉल लिक्विड का जो OH ग्रुप है उसके बारे में। तो जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द सार स्टडी ऑफ मॉर्फिन द रिप्लेसमेंट ऑफ NCH3, जो हमारे नाइट्रोजन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है, अगर उसको हम लोग NCH2 फिनॉल के साथ अगर बदलते हैं तो एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आता है? एक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्टिविटी इंक्रीजेज, एक्टिविटी डिक्रीजेज, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ की बात हो रही पहले समझ लें। इस स्ट्रक्चर पे जो ये नाइट्रोजन लगा हुआ है हमारा पिप्रिडीन रिंग में, इसी में जो R के रूप में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दिख रहा है हमारे मॉर्फिन में, अगर इस मिथाइल ग्रुप को हम लोग CH2 PH के साथ या CH2 क्या नाम है बेंजीन रिंग के साथ इसको हम हटाते हैं, बेंजीन नॉट फिनॉल, तो बेंजीन के साथ, तो फिर ये जो ग्रुप बन करके आएगा या जो ड्रग बनेगी उसकी एक्टिविटी जो होती है वो मॉर्फिन से कई गुना ज़्यादा एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। सो बी विल बी द आंसर, दैट इज एक्टिविटी इंक्रीजेज। और अगर हम डायरेक्टली बात करें तो करीब 14 गुना ज़्यादा एक्टिव प्रोडक्ट जो है वो हमें प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे CH2 बेंजीन रिंग है, ना CH2 फिनॉल नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज morphine and codeine is used for reducing the acute pain, reducing the chronic pain, treatment of hotness of breath,
ऑल ऑफ द अबव। तो मॉर्फिन और कोडीन जो है वो किसी भी प्रकार के पेन को कम करने और जो हॉटनेस ऑफ द ब्रीथ है उसको भी, उसके ट्रीटमेंट को करने के काम में आती हैं और ये काफ़ी अच्छी ड्रग्स मानी जाती हैं इस मामले में। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है इनकी, क्यों इन्हें हम नारकोटिक्स में रखते हैं, बिकॉज ये जो है इनकी आदत पड़ जाती है। तो व्यक्ति जो है जब इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत हो, किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर और एनाल्जेसिक्स काम ना आ रही हों, तभी इनका ट्रीटमेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। पुराने ज़माने में ज़्यादा किया जाता था, बट आज इनका प्रयोग इसीलिए किया जाता है कंट्रोल्ड वे में, नहीं तो इनकी आदत पड़ जाती है जो इनका साइड इफ़ेक्ट के रूप में हम इनको कह सकते हैं या एक गलत इफेक्ट के रूप में हम इनका कह सकते हैं। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन मॉर्फिन स्ट्रक्चर। अभी हमने मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिनोलिक रिंग तो हमें मालूम है क्योंकि ये हमारे बाइंडिंग साइड के रूप में काम कर रही है। थोड़ा बहुत फिरॉन रिंग भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इमिडाजोल रिंग यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रही, दिस इज नोन एज पिप्रिडीन रिंग, और ये साइक्लोहेक्सेन रिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सो सब कुछ मिला है, साइक्लोहेक्सेन रिंग सॉरी इधर ये वाली मिल रही है और ये साइक्लोहेक्सेन रिंग देखने को मिल रही है जहाँ पर ये एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर हमें इमिडाजोल रिंग देखने को नहीं मिल रही, इसीलिए डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इमिडाजोल। और यहाँ पर बाकी सारी रिंग्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो याद रखिएगा कौन सी रिंग दिख रही है इस पर भी प्रश्न आ सकता है, कौन सी नहीं दिख रही है इस पर भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनाइल पिप्रिडीन डेरिवेटिव, कोडीन, मिथाडोन, फेंटानाइल या फिर डिजोसिन। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें पहले ड्रग का, ये हमारा फेंटानाइल का स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फिनाइल रिंग और एक पिप्रिडीन रिंग लगी हुई है, और ये जो इसीलिए इसको हम लोग फिनाइल पिप्रिडीन डेरिवेटिव के रूप में जानते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज फेंटानिल, और इसको हम लोग सिट्रेट के फॉर्म में देते हैं, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो फेंटानाइल सिट्रेट के रूप में ज़्यादा ये फेमस हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच इज एन एंटागोनिस्ट और पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। म्यू MU भी लिख सकते हैं, म्यू का जो मैथमेटिकल क्या नाम है रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं फेंटानाइल, कोडीन, मिथाडोन या फिर पेंटाजोसिन। तो जो पेंटाजोसिन ड्रग है वो एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जो कि एंटागोनिस्ट के तरीके से भी काम करती है या फिर पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट के तरीके से भी कार्य करती है। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज पेंटाजोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज अ फुल एंटागोनिस्ट ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर्स। ओपियाइड रिसेप्टर्स का अगर फुल एंटागोनिस्ट की बात करें तो आपके ऑप्शंस हैं मेप्रिडीन, बुफेरिन या फिर नैलक्सोन या ब्यूटरफिनॉल। तो इसमें से जो नैलक्सोन ड्रग है वो फुल एंटागोनिस्ट होती है ओपियाइड रिसेप्टर्स की, और या फिर हम कह सकते हैं नॉन नार्कोटिक एजेंट के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नैलक्सोन जो है इट विल बी द राइट आंसर, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fentanyl can be synthesized from 4N propenyl anilino piperidine by N-alkylation of with 2-phenyl ethyl chloride, 2-ethyl chloride, 2-methoxybutane या फिर एनिलीन। तो हमने पहले ही बताया आपको कि फेंटानाइल और मिथाडोन जो हैं ये दो ड्रग्स हैं जो कि फुल्ली सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। इसकी सिंथेसिस में एक लास्ट स्टेप में जब हम पहुंचते हैं तो हम फिनाइल एन पिप्रिडाइल प्रोपिनोल माइड, जिसे हम लोग प्रोपिनोल माइल एनिलिनो पिप्रिडीन के नाम से भी जानते हैं, इसका हम लोग एन पोजीशन पर एल्काइलेशन करते हैं। ये एल्काइलेशन हम लोग 2-फिनाइल इथाइल क्लोराइड के साथ, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है दिस वन, या फिर इसे हम लोग 1,2 क्लोरो इथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ हम इसका क्या करेंगे, एन पोजीशन पर इस जगह पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर ये वाली पोजीशन पे, ठीक है। और इसका एन एल्काइलेशन होने की, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप के तरीके से आएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर एल्काइलेशन हो जाएगा और आपको आपकी ड्रग जो है वो फेंटानाइल ड्रग जो है वो उसका स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा A, दैट इज 2-फिनाइल इथाइल क्लोराइड विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में 2 क्लोरो इथाइल बेंजीन भी हो सकता था, वो भी क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the synthesis of methadone 3-chloro-1-dimethyl amino propane undergo condensation with dash 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 in the presence of NaNH2। आपके ऑप्शन हैं 2,2-डाइक्लोरोफिनॉल, 2,3-डाइक्लोरोफिनॉल, 2,2-डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसकी भी सिंथेसिस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर 2,2-डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल जो है यहाँ पर
आप अगर इसका रिएक्शन कराते हैं 3 क्लोरो 1 डाईमिथाइल अमीनो प्रोपेन के साथ, तो सिंपली जो है यहाँ पर कंडेंसेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2, HCl ग्रुप यहाँ से भी निकलते हैं, यहाँ से H, इधर से Cl क्या निकलेगा, HCl बाहर, और ये जुड़ जाएंगे। इनके जुड़ने के बाद फिर हम लोग इस CN ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और उसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक C2H5MgBr के साथ रिएक्शन करा करके HBr बाहर निकलेगा, एंड देन फिर आपको आपकी ड्रग जो है मेथाडोन जो है वो प्राप्त हो जाती है, मिथाइलेशन हो जाता है और मेथाडोन जो है आपको प्राप्त हो जाती है। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा C, दैट इज 2,2-डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल विल बी द राइट आंसर। ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग प्रोडक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट स्टेप के ऊपर भी प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी आपके सामने ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSAIDs एक्ट बाय, अगर हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। बाय कंपिटेटली इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, द एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक इंडोपेरोक्साइड विच सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये लोग साइक्लोऑक्सीजनेज को क्या करते हैं, कंप्लीटली या कंपिटेटिवली यानी कंपिटीट करते हुए इनहिबिट करते हैं। बाय सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ COX-1 लाइक कीटोफोन, एंडोमिथासिन, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि COX-1 इनहिबिशन करते हैं। बाय सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ COX-2 लाइक रोफेक्सिब या फिर सेलिकॉप्सिब, ये भी भाई सही बात है कि COX-2 का इनहिबिशन करके भी अपना एक्शन शो कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं रोफिकॉक्सिब और सेलिकॉप्सिब। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों ABC तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। ये तीनों जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAIDs को बता रहे होते हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा D, दैट इज ऑल ऑफ द above will be the right answer. Next question is which cyclooxygenase enzyme is selective for the aspirin, indomethacin and sulindac। ये काफ़ी अच्छी ड्रग्स हैं तीनों की तीनों, और ये साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 दोनों के ऊपर जो है वो कार्य करती हैं, इसीलिए C will be the right answer, that is फॉर बोथ साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जो एंजाइम्स हैं उनके लिए सेलेक्टिव है हमारे एस्पिरिन भी, इंडोमिथासिन भी और सुलिंडैक भी, इसीलिए C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज रैपिड रिवर्सिबल बाइंड्स कोवेंटली विद द COX-1 एंड COX-2। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि रैपिडली बाइंड करती है, रिवर्सिबली बाइंड करती है और कोवेलेंटली बाइंड करती है विद द COX-1 एंड COX-2 रिसेप्टर्स। ये जो है हमारा इसमें जो आंसर है वो है आपके ऑप्शन से पहले एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफिनेक और इंडोमिथासिन। इन सभी में से जो एस्प्रिन है ये काफ़ी तेज़ी से बाइंड करती है COX-1 एंड COX-2 दोनों के साथ, और कोवैलेंट जो है उनके साथ बाइंड करती है, रिवर्सिबली उनके साथ बाइंड करती है। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा A, दैट इज एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इंडोल डेरिवेटिव। अब स्ट्रक्चर्स के ऊपर काफ़ी क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, 5 क्लासिफिकेशन जनरली होते हैं NSAIDs के, और उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन है ASA क्या है भाई, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा आइबुप्रोफेन, तीसरा फिनाइल ब्यूटाजोन और चौथा हमारा इंडोमिथासिन। तो इंडोमिथासिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर छूट गया इसमें, इंडोमिथासिन जो है वो हमारी यहाँ पर हमें इंडोल रिंग जो है वो देखने को मिलती है, और जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, अगर उनका एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन जनरल होते हैं, तो ये 5 टाइप के होते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं सैलिसिलेट्स यानी सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, फिनाइल प्रोपेनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, पायराजोलोन डेरिवेटिव्स होते हैं, इंडोल डेरिवेटिव जैसे कि इंडोमिथासिन अभी हमने देखा, और कुछ डिजीज मोडिफाइंग ड्रग्स के रूप में भी आते हैं। तो जो इंडोल डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है वो क्या होगा, इंडोमिथासिन। सो D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, ASA, आइबुप्रोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन या फिर इंडोमिथासिन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा आइबुप्रोफेन है, अगर उसके स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप देखने को मिलता है, और ये जो है इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कीटोप्रोपेन में है, वो भी जो है हमारा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव के रूप में जाना जाता है। इनके स्ट्रक्चर में ये ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। सो B विल बी द राइट आंसर, दैट इज आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैलिसिलेट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन या फिर इंडोमिथासिन।
तो जो हमारी एस्प्रिन है और इस क्लास की जो ड्रग्स हैं वो सब के सब सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड से ही इनका प्रोडक्शन हो रहा होता है। इन्हीं को हम लोग सैलिसिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग ASA यानी कि कई बार ऑप्शन में मिल सकता है ASA यानी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी हम इसे कह सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप में से का एसाइलेशन करके हम लोग इन ड्रग्स को प्राप्त करते हैं। सो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा A, दैट इज एस्प्रिन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग NSAID इज अ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर? इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि सेलेक्टिवली केवल COX-2 को ही इनहिबिट करता है? आपके ऑप्शन हैं डाइक्लोफिनेक, एंडोमिथासिन, सेलिकॉप्सिब या फिर पायरोक्सिकैम। तो यहाँ पर सेलिकॉप्सिब जो है वो COX-2 इनहिबिटर होती है, सेलेक्टिवली वो COX-2 को ही इनहिबिट करती है। सो C विल बी द राइट आंसर, दैट इज सेलिकॉप्सिब। NSAID इज अ नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर। आपके ऑप्शन हैं सेलिकॉप्सिब, पायरोक्सिकैम, रोफेकॉप्सिब या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारी सेलिकॉप्सिब और रोफेकॉप्सिब जो हैं वो सेलेक्टिवली COX-2 इनहिबिटर्स होती हैं, इसीलिए जो हमारी पायरोक्सिकैम है वो राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि पायरोक्सिकैम जो है वो COX-7 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करती है और वो नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर के अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन B जो है इट विल बी द राइट आंसर, दैट इज पायरोक्सिकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसमेंट ऑफ फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप may abolish the activity of salicylic acid types of NSAIDs. Which substitutions occur at when substitution occur at? जब हम लोग मेटा पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे, इन तीनों में से ऑर्थो मेटा पोजिशन पे जनरली अगर हम लोग जो है प्लेसमेंट करते हैं फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, तो जो एक्टिविटी है सैलिसिलेट्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा D, दैट इज बोथ A एंड B। ऑर्थो और मेटा पोजिशंस पर इसका प्लेसमेंट करने पर फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का NSAIDs जो सैलिसिलेट्स टाइप के NSAIDs हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या गायब हो जाती, कम भी होती, खत्म भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एट 5th पोजीशन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स टाइप्स ऑफ NSAIDs इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? अगर 5th पोजीशन पर सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर 5th पोजीशन पे, तो जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। कौन सी एक्टिविटी? आपके ऑप्शन हैं एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी जो है वो ड्रग की NSAIDs की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो B विल बी द राइट आंसर, दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2,2,3 डाइमिथाइल फिनाइल अमीनोबेंजोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, मिफेनिक एसिड या फिर हेक्साब्यूटल। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, इस नाम से जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वहाँ ध्यान से देखिए दिस इज 2,3 डाइमिथाइल फिनाइल रिंग, दिस इज अमीनो ग्रुप, दिस इज बेंजोइक एसिड। और ये जो IUPAC नेम है वो है हमारा मिफेनिक एसिड का, और ये जो स्ट्रक्चर भी आपके सामने लिखा हुआ है वो भी मिफेनिक एसिड का है, जो कि काफ़ी अच्छी एक प्रेरिएंट के रूप में कार्य करती है, NSAID का एग्जाम्पल है, और पेट दर्द इत्यादि में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RS2,4,2 मिथाइल प्रोपाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो हमारा फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव के रूप में हम जिसे देखते हैं दैट इज स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3 कार्बन की चेन जो दिखाई दे रही है, ये है हमारी प्रोपेनोइक एसिड पार्ट, और इस पर ये फिनाइल रिंग लगा हुआ, और इस फिनाइल रिंग पर 2 मिथाइल प्रोपाइल जो है वो भी साइड चेन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है, और ये जो IUPAC नेम है वो भी हमारे आइबुप्रोफेन की है, और ये एक हम कह सकते हैं कि फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव के रूप में हमारे सामने NSAIDs के एग्जाम्पल में आता है। सो आइबुप्रोफेन विल बी द राइट आंसर, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट फिनाइल ब्यूटाजोन? फिनाइल ब्यूटाजोन के बारे में कौन सी बात इसमें से सही है? यूज्ड इन एक्यूट rheumatic disorders, not used as general analgesic and antipyretic due to high toxicity, 4-butyl 1,2-diphenyl pyroxylidine 3,5-dione is the IUPAC name, all of the above। तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए फिनाइल ब्यूटाजोन का तो IUPAC नेम तो सही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग इसे जनरल एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक के रूप में नहीं यूज़ करते हैं। रूमेटाइक डिसऑर्डर्स के कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं। एनिमल्स वगैरह में ये ड्रग जो है
दी जाती है, ह्यूमंस में थोड़ा सा कम दी जाती है फॉर द एनाल्जेसिक एंड एंटीपैरेटिक प्रॉपर्टी। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mechanism of action of the drug acetaminophen can be inhibition of COX-2, decrease in prostaglandin synthesis, both A and B, none। एसिटोमिनोफेन को ही हम लोग पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं, बड़ी कॉमन सी दवा है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इनिबिशन ऑफ COX-2 इनिबिशन भी है, और ये फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इस तरीके से डिक्रीज भी करती है। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। और आपके सामने स्ट्रक्चर है, बड़ा जनरल सा स्ट्रक्चर है। इसका IUPAC नाम की बात करें तो वो है N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल। ये देखिए 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसी के ऊपर एस्टामाइड ग्रुप भी जो है वो लगा हुआ है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, और इसी को हम लोग पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की, जो कि हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का जो हमारा पूरा सेशन चल रहा था उसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। द ड्रग एसिटामिनोफेन, जिसे हम पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं, इज मेनली यूज फॉर रिड्यूसिंग पेन एंड फीवर, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल है वो जनरली एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपैरेटिक हम यूज़ करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, पेन से आराम देने के लिए और बुखार इत्यादि से आराम देने के लिए, फीवर इत्यादि से आराम देने के लिए पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी में जनरली इनका प्रयोग नहीं करते हैं। सो जो बेस्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, दैट इज रिड्यूसिंग पेन एंड फीवर। तो ये थे हमारे 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 5 पार्ट 2 वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और प्रश्न या सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको पढ़ेंगे, उनके हिसाब से आपको जवाब भी दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।